जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग घटना चक्र के भौतिक विज्ञान के अंतिम अध्याय को देखने वाले हैं। उस अध्याय का नाम है दोस्तों विविध। तो विविध से रिलेटेड जितने भी सवाल अब तक विभिन्न स्टेट PCS तथा IAS पीडी में पूछे गए हैं दोस्तों, उनको हम लोग आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ दोस्तों कि आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों क्वेश्चन और उसके केवल आंसर को टिक आउट करेंगे यानी डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स मैं डिस्कस करता था सभी वीडियो में, उसको आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इसमें जो है दोस्तों करीब 100 प्लस क्वेश्चन है और 100 प्लस क्वेश्चन के आंसर के साथ उसको डिस्कस करना काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए वीडियो शॉर्ट रहे। इसलिए मैंने जो है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं केवल आंसर को बताऊंगा और आगे बढ़ूंगा। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भौतिक की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है क्वांटम मैकेनिक्स में जो है दोस्तों भौतिक की एक शाखा है दोस्तों जिसमें अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। तो यह महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह कहलाता है साइबरनेटिक्स। तो विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो साइबरनेटिक्स कहते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है। तो याद रखना है दोस्तों जो गॉड पार्टिकल है वो क्या है? तो वह है एक हिग्स बोसॉन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, हिग्स बोसॉन। सॉरी दोस्तों। और एक पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, हिग्स बोसॉन की खोज किसने की थी? तो याद रखना है पीटर हिग्स तथा बेल्जियम के फ्रांसवा एंगलट को वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो ये दोनों जो व्यक्ति हैं दोस्तों उन्होंने हिग्स बोसॉन कण की खोज की थी। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों गॉड पार्टिकल है। तो याद रखना है दोस्तों गॉड पार्टिकल क्या है? तो हिग्स बोसॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों एंड्रॉयड जो है वाणी निवेश है, यह जो जोड़ा दिया गया दोस्तों वह बिल्कुल गलत है। जबकि प्रकाशीय फाइबर प्रकाश तरंग है, यह बात बिल्कुल सही है। वृहद हेड्रॉन कोलाइडर है, गॉड पार्टिकल है, यह भी बात सही है। लाल ग्रह जो है वह मंगल ग्रह कहलाता है, लाल ग्रह, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति 6.0 का नाम क्या है? तो याद रखना है दोस्तों जो एंड्रॉयड का जो न्यू वर्जन था 6, अब तो काफ़ी ज़्यादा वर्जन उसके आ चुके हैं, तो उस 6 वर्जन का नाम क्या था दोस्तों? तो मार्शमैलो था। नेक्स्ट है समय मापक विज्ञान है। तो समय मापक जो विज्ञान कहलाता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? तो होरोलॉजी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी होरोलॉजी। नेक्स्ट है घर्षण एवं अस्नेहक का अध्ययन है। तो घर्षण एवं अस्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो ट्राइबोलॉजी कहलाता है, घर्षण एवं अस्नेहक का अध्ययन। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि प्रकाश की नीली तरंगे बैंगनी तरंग की तुलना में अधिक प्रकिरणित होती है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है न कि बैंगनी। तो यह जो कथन है दोस्तों वह क्या है? असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है। तो याद रखना है दोस्तों राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नई दिल्ली। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? तो यह पुणे में अवस्थित है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। नेक्स्ट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है दोस्तों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है।
नेक्स्ट है लेजर का पूर्ण प्रारूप है। तो लेजर का पूर्ण यानी लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यह लेजर का जो होता है दोस्तों फुल फॉर्म होता है क्या? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट है लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो जिसके द्वारा क्या किया उत्पन्न किया जाता है दोस्तों? तो उद्दीपित विकिरण जो है दोस्तों लेजर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है। तो वह है दोस्तों विश्व की जो सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन जो वेधशाला वह किस देश में स्थित है? तो वह भारत में स्थित है दोस्तों। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसे भी देख लेते हैं। तो वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला उत्तरी चिली के अटाकामा मरुस्थल में सेरो चेंजनेटर ज्वालामुखी की चोटी पर स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा वेधशाला। यह समुद्र तल से 5640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रश्न काल में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी। यह लद्दाख क्षेत्र में स्थित हानले गांव में समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर 2001 में स्थापित की गई थी दोस्तों। तो जिस समय प्रश्न पूछा गया था उस समय इसका राइट आंसर क्या था दोस्तों? तो भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो उनका नाम है दोस्तों सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर जो है दोस्तों चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो याद रखना है दोस्तों यूरी जो गागरिन था वह अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम यात्री था दोस्तों। और यह यूरी गागरिन कब गए थे दोस्तों? तो याद रखना है 14 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन जो थे दोस्तों सोवियत संघ के से बिलोंग करते थे और वह प्रथम यात्री थे जो अंतरिक्ष में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाले वो प्रथम व्यक्ति थे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है दोस्तों? तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा जो है दोस्तों विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। नेक्स्ट है चंद्रमा एक है। तो चंद्रमा एक क्या है दोस्तों? तो उपग्रह है। तो किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का उपग्रह है। सभी लोग जानते होंगे आप लोग। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है दोस्तों? तो उनका नाम है तकाशी हिरोज जो है दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो डायनामाइट की खोज किसने की दोस्तों? तो अल्फ्रेड नोबेल ने की। तो डायनामाइट की खोज की दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने। रिवाल्वर का जो खोज किया दोस्तों यानी आविष्कार किया कोल्ट ने। दाब का नियम दिया पास्कल ने और शीतलता का नियम दिया दोस्तों न्यूटन का नियम ने। तो ए का हो जाएगा दोस्तों 3 और बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा दोस्तों 4 और डी का हो जाएगा दोस्तों 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 3142। तो 3142 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों और वो ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट है निम्न युग्मों में से कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है? तो कौन सा है दोस्तों? तो जिंक और कार्बन जो है दोस्तों साधारण टॉर्च में जो सेल लगे होते हैं दोस्तों उसके टर्मिनलों को क्या करता है दोस्तों? बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक और कार्बन। तो समान टॉर्च में शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। इसका एनोड जो होता है दोस्तों जिंक का बना होता है और कैथोड किसका बना होता है? तो कार्बन का बनाता है। नेक्स्ट है GIF का आशय है। तो GIF का आशय होता है दोस्तों ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट जो होता है दोस्तों वह GIF का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके लिए GPS प्रयुक्त होता है? तो GPS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो याद रखना है GPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GPS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। और ये सब के सब महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है GPS तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है? तो किस क्षेत्र में हो सकता है दोस्तों? तो मोबाइल फ़ोन प्रचालन में इसका प्रयोग होता है, देख भी रहे हैं आज हम लोग। बैंकिंग प्रचालन में भी होता है और पावर ग्रिडों को नियंत्रित करने में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो नीचे दिए गए कुट में से आपसे सही उत्तर पहचानने के लिए बोल रहा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी। नेक्स्ट है
एटीएम से तात्पर्य है, तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है एटीएम से तात्पर्य क्या है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है दोस्तों एटीएम का फुल फॉर्म, तो आप लोग जानते भी होंगे। नेक्स्ट है श्याम वीवर है, तो श्याम वीवर क्या है दोस्तों, तो सारे विकिरण जो इसके पास से प्रभावित होता है उनका अवशोषण करता है दोस्तों, कौन, तो श्याम वीवर यानी ब्लैक होल। श्याम वीवर को अगर इंग्लिश में लिखा जाए दोस्तों तो इसका अर्थ होगा ब्लैक होल। तो ब्लैक होल क्या है दोस्तों, तो सारे विकिरण जो इसके पास से प्रभावित होते हैं उनका अवशोषण करता है दोस्तों ब्लैक होल। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्याम वीवर होता है, तो श्याम वीवर क्या है दोस्तों, तो सिमट गया जो तारा होता है दोस्तों उसे श्याम वीवर यानी ब्लैक होल कहते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का परीक्षण किया। इस परीक्षण का क्या महत्व है, तो दोस्तों आपको याद रखना है गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ है इस परीक्षण से। तो याद रखना है जो हाल ही में जो पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होल के विलय का परीक्षण किया गया उससे हमको गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ है। नेक्स्ट है पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। सबसे पहले तो यह महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, वीवीआई कर लेंगे। तो पुच्छल तारे की पूंछ की जो दिशा होती है दोस्तों वह सदैव कहाँ पर कैसे होती है, तो सूर्य से दूर की ओर होती है दोस्तों उसके पूंछ की दिशा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए। नेक्स्ट है दोस्तों अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को कहते हैं, तो याद रखना है दोस्तों अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को न्यूट्रॉन स्टार्स कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत है, तो याद रखना है दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत भारत में कितना, संपूर्ण ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है, तो 3% है दोस्तों। नेक्स्ट है 21वीं शताब्दी की कौन सी तकनीक युक्ति लघु रूपन में कमाल कर सकती है, तो नैनो जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों वह 21वीं शताब्दी में युक्ति लघुकरण के रूप में कमाल कर सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी। नेक्स्ट है नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है, तो याद रखना है दोस्तों 1 nm से यानी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है दोस्तों नैनो कण का आकार। नेक्स्ट है एक कण जिसकी कम से कम एक बीमा 10⁻⁻7 मीटर से कम हो कहलाता है, तो कौन सा कण कहलाता है दोस्तों, जिसकी जो एक बीमा है 10⁻⁻7 मीटर से कम हो तो उसे हम लोग नैनो पार्टिकल कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है नैनो प्लग संबंधित है, तो नैनो प्लग जो संबंधित है दोस्तों वह किससे है, तो एक छोटे सुनने के यंत्र से संबंधित है दोस्तों नैनो प्लग। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो याद रखना है दोस्तों नैनो कण द्वारा 7 डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई देती है दोस्तों, यह जो कथन है यह बिल्कुल सही है। तो याद रखना नैनो कण द्वारा -7 डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई देती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब, तो याद रखना है दोस्तों नोरियो टानीगुची ने 1974 ईस्वी में नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों, और यह महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्य युक्त औषधि प्रदान करना संभव कर दिया है, नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार यानी जीन थेरेपी में एक बड़ा योगदान दे सकती है, तो यह तो बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है, यानी नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्य युक्त औषधि प्रदान करना संभव कर दिया है, यह बात बिल्कुल सही है। और नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार यानी जीन थेरेपी में एक बड़ा योगदान दे सकती है, यह भी सही है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनको मानव शरीर में औषधीय एवं प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त केशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। इनका जैव रासायनिक संवेदकों यानी केमिकल सेंसर में उपयोग किया जा सकता है। और चौथा है इसका क्या, तो कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1, 3 और 4 ये जो है दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है। यानी 1 क्या है, तो इनको जो है दोस्तों
इनको मानव शरीर में औषधीय एवं प्रतिजनों के वाहक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, यह बात बिल्कुल सही है। इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त केशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है, यह बात गलत है दोस्तों। इनका जैव रासायनिक संवेदकों यानी बायोकेमिकल सेंसर में उपयोग किया जा सकता है, यह बात सही है। और कार्बन नैनोट्यूब जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेबल होता है, यह भी बात बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनो तकनीक के निम्नलिखित उत्पादों उदाहरणों को नैनो तकनीक की 4 पीढ़ियों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है दोस्तों कौन कौन सा? एरोसोल है, 3D नेटवर्किंग है, आणविक विनिर्माण है और लक्षित दवाएं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ADBC, यानी पहले हो जाएगा ए यानी एरोसोल, उसके बाद हो जाएगा डी यानी लक्षित दवाएं, फिर उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 3D नेटवर्किंग यानी बी, और लास्ट में हो जाएगा दोस्तों आणविक विनिर्माण यानी सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ADBC। फिर कथन और कारण से रिलेटेड सवाल है दोस्तों। कथन है अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो बिल्कुल सही है दोस्तों। कथन जो दिया गया कि अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है, कारण दिया गया इसका कि ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। यह जो है कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए होगा। नेक्स्ट नासा ने नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। तो भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार जो है दोस्तों गोलाकार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी गोलाकार। नेक्स्ट है, एनरॉन शक्ति परियोजना का स्थल कहाँ है? तो याद रखना है दोस्तों डाभोल जो है दोस्तों एनरॉन शक्ति परियोजना का स्थल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बन विजन 225 संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पादों का संरक्षण से संबंधित है दोस्तों हाइड्रोजन विजन 2025। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पेट्रोलियम उत्पादों का संरक्षण। फिर कथन कारण से रिलेटेड सवाल है दोस्तों कि भारत की नाभिकीय गति में निहित है कि वह अपने नाभिकीय संयंत्रों के अंतर्राष्ट्रीय इंस्पेक्शन के लिए तैयार नहीं है। कारण है इसका दिया गया कि भारत नाभिकीय यंत्र नहीं बनाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए सत्य है, किंतु इसका जो कारण दिया गया है वह गलत है दोस्तों, यानी भारत नाभिकीय यंत्र नहीं बनाएगा, यह कथन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, भारत ने आणविक विस्तार संधि यानी NPT पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया दोस्तों? क्योंकि यह भेदभावपूर्ण है दोस्तों, इसीलिए भारत ने इस पे जो है दोस्तों इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल, पाकिस्तान। उपयुक्त में से कौन से परमाणु शस्त्रों के अनुसार विषयक संधि जिसे सामान्यतः परमाणु अप्रसार संधि के नाम से जाना जाता है यानी NPT के नाम से जाना जाता है कि मान्यता के अनुसार परमाणु शस्त्र संपन्न राज्य हैं? तो कौन कौन से हैं दोस्तों? तो आपको याद रखना है 1 और 2। केवल चीन और फ्रांस जो है दोस्तों परमाणु संपन्न है, जबकि भारत, इजराइल और पाकिस्तान इससे NPT से संबंधित नहीं है, यानी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स इनको कहा जाता है दोस्तों, चीन और फ्रांस को। और भी हैं कौन कौन से दोस्तों? तो चीन है, फ्रांस है, रूस है, UK है यानी यूनाइटेड किंगडम है, और संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट है, किस देश के नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह के सदस्य बनने का क्या परिणाम है? तो इसका परिणाम क्या है दोस्तों? तो पहला दिया गया कि इसकी पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक यानी टेक्नोलॉजी तक हो जाएगी, यह बात बिल्कुल सही है। यह स्वमेव यानी नाभिकीय आयुध अप्रसार संधि का सदस्य बन जाएगा, यह बात बिल्कुल, यानी NPT का जो सदस्य बन जाएगा दोस्तों खुद से, यह बात बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल ए। नेक्स्ट है, नैनो हमिंग बर्ड है। तो याद रखना है दोस्तों नैनो हमिंग बर्ड क्या है? तो एक जेब के आकार का चालक रहित जासूसी वायुयान जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2001 की विषय वस्तु थी। तो ये तो 2001 की विषय वस्तु है दोस्तों।
आपको 2022 में जो भारतीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है उसका मुझे आंसर, उसकी विषय वस्तु यानी थीम क्या थी दोस्तों उसका जो थीम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे। तो उस समय जो था दोस्तों थीम क्या था, तो खाद्य पोषण एवं पर्यावरण सुरक्षा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संस्थानों में से किस एक को CSIR का ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार पुरस्कार 2006 मिला है। तो किसे मिला गया है दोस्तों, तो CLRI को मिला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार पुरस्कार 2006। तो ये तो काफ़ी, ये सवाल तो अब बनेगा नहीं क्योंकि 2006 का सवाल पूछा गया है 2007 में। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है, तो याद रखना है दोस्तों ICSSR जो है दोस्तों विज्ञान एवं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित नहीं है। तो किससे संबंधित है, तो ICCR का जो है दोस्तों हिंदी मतलब हिंदी ट्रांसलेट इसका क्या है, तो भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा इंडियन काउंसिल फॉर समाज सोशल साइंस रिसर्च दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ICSSR यानी भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट है, एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाले प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता है। तो इसमें से पूछा गया कि कौन सा सही है, तो इन दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो D। और आधार कितने अंकों का होता है दोस्तों, तो 12 अंकों का होता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। तो याद रखना है दोस्तों हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से जो है दोस्तों स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर बनाई जाने वाली है, तो यह बनाया जाएगा दोस्तों दक्षिणी फ्रांस में। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक ग्रेविटी ट्रैक्टर बनाया है, निम्न सूची से उसे चिन्हित कीजिए। तो कौन सा है दोस्तों, तो उसका नाम है एक अंतरिक्ष यान ऐसी यांत्रिकी के साथ जो क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी से टक्कर लेने से बचाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो D। निम्नलिखित में से कौन सा पॉली हर्बल उत्पाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित नहीं किया गया। तो याद रखना है दोस्तों नॉक डुरना जो है दोस्तों वह DRDO के द्वारा विकसित नहीं किया गया, जबकि M टूथ लुकोस्किन फिर एग्जिट जो है दोस्तों यह DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा परमाणु आपूर्ति समूह यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य नहीं है। तो याद रखना है दोस्तों ईरान जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी NSG का सदस्य नहीं है, जबकि चीन, न्यूजीलैंड और आयरलैंड जो है दोस्तों NSG के सदस्य हैं। नेक्स्ट है, परमाणु आपूर्ति समूह द्वारा भारत पर प्रतिबंध हटाए जाने के पश्चात किस देश ने सर्वप्रथम भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए जिससे भारत को नागरिक परमाणु तकनीक की आपूर्ति की जा सकेगी, तो उस देश का नाम है दोस्तों फ्रांस। नेक्स्ट है, अभिकथन और कारण से रिलेटेड कि CERN विश्व में कणीय भौतिकी शास्त्र की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। उपर्युक्त संगठन के अस्तित्व में आने के 2 वर्ष पूर्व स्थापित प्राविधिक निकाय के नाम का फ्रेंच संक्षेपीकरण CERN है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों B। A और B दोनों सही है, लेकिन R जो है दोस्तों इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, कभी कभी समाचार पत्रों में देखा जाने वाला शब्द इंड आर्क किसका नाम है, तो इंड आर्क किसका नाम है दोस्तों, तो आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत की अंतर्जलीय वेधशाला यानी अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो थोड़ा धुंधलापन हो गया है दोस्तों ये क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है ये ए यानी
इसका फुल फॉर्म क्या है मैं पढ़ दे रहा हूँ। नेशनल इनोवेशन जो फाउंडेशन है केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है, ये लिखा गया है दोस्तों। तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। अच्छा, सेम क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा धुंधलापन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का एक डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य है? तो डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो याद रखेंगे दोस्तों, हमारे अनेक गांवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से विद्यालय, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाईफाई लाना, यह डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। जबकि कथन जो फर्स्ट दिया गया है कि भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियां का गठन जैसे कि चीन ने किया है, यह इसका उद्देश्य मुख्य उद्देश्य नहीं है दोस्तों। एक नीतिगत ढांचे की स्थापना जिससे बड़े आंकड़े एकत्रित करने वाली समुद्र पारीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमा के अंदर अपने बड़े डेटा केंद्र की स्थापना करें, यह भी इसका उद्देश्य नहीं है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिजिटल हस्ताक्षर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो इसे जारी करने वाले प्रमाणन प्राधिकारी की पहचान करता है। दूसरा, इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुंच के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होता है। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और सुनिश्चित करता है कि मूलवंश अपरिवर्तित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो केवल 3 सही है, यानी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश जो है दोस्तों अपरिवर्तित रहे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है दोस्तों? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है दोस्तों, वह भारत में सभी एटीएमओ को क्या करता है? जोड़ता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि सेवरॉन, AT&T, AMD, फिर है एनर्कॉन। तो देख ही लेते हैं इसका आंसर। तो सेवरॉन जो है दोस्तों विश्व की विशालतम समन्वित ऊर्जा कंपनी जिसका मुख्यालय सान रेमन में है, यानी कैलिफोर्निया में है। इस कंपनी का व्यवसाय जो है 180 देशों में लगभग 180 देशों में मुक्त तेल एवं प्राकृतिक गैस के अनुसंधान, उत्पादन, रिफाइनिंग, मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टिंग के रूप में संचालित है। AT&T इंक वैश्विक संचार कंपनी है। इंटरनेट टेलीफोन के अतिरिक्त यह कंपनी अगली पीढ़ी के दूरदर्शन सेवाओं को विस्तारित करेगा। AMD की स्थापना वर्ष इतना में सैनिवल यानी कैलिफोर्निया में की गई थी। यह मुख्य रूप से माइक्रो प्रोसेसर क्या बनाता है दोस्तों? तो माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, चिपसेट आदि का निर्माण करती है और कंप्यूटर के लिए मीडिया सॉल्यूशन की सेवाएं प्रदान करती है। एनर्कॉन जो है दोस्तों GmbH की स्थापना वर्ष 1984 में एलोय बोवेन ने की थी। यह कंपनी मुख्य रूप से पवन ऊर्जा टरबाइन का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है क्योंकि पहला ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंग को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य अति दीर्घ होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट है, आकाश बहुजन समाज पार्टी पृथ्वी मिराज मिराज क्या है? 2000। तो याद रख रहे हैं दोस्तों, आकाश क्या है? तो आकाश है दोस्तों आकाश है जमीन से आकाश में मार करने वाला मिसाइल। बहुजन समाज पार्टी क्या है दोस्तों? तो काशीराम से जुड़े हुए हैं। पृथ्वी क्या है? तो जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। और मिराज क्या है दोस्तों? तो एक लड़ाकू विमान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2134 जिसमें होगा वही आंसर होगा। तो 2134 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों और वो है डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी। नेक्स्ट है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है। तो दक्षिण गंगोत्री जो है दोस्तों अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम क्या है? तो प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम है दोस्तों दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट है, भारत द्वारा अंटार्कटिका में हाल ही में निर्मित शोध स्टेशन कहलाता है। तो तो भारत द्वारा अंटार्कटिका में हाल में निर्मित शोध स्टेशन कहलाता है। तो भारती कहलाता है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो तत्कालीन
सॉरी दोस्तों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने 11 जनवरी 2011 को अंटार्कटिका में भारत के तीसरे शोध केंद्र भारती की आधारशिला रखी। भारत ने वर्ष 1883-84 में अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री नाम से अपना पहला स्टेशन कायम किया, जबकि वर्ष 1888-89 में दूसरी अस्थायी स्टेशन मैत्री की स्थापना की। यानी कौन कौन सा हो गया दोस्तों, तो पहला हो गया दक्षिण गंगोत्री, दूसरा हो गया मैत्री और तीसरा हो गया भारती। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अंटार्कटिक में भारत द्वारा निर्माणाधीन नए वेधशाला का नाम क्या है, तो उसका नाम है दोस्तों भारती। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो याद रखना है दोस्तों आइसो हेलाइन जो है होता है दोस्तों वह बर्फ वर्षा का है सूचक मतलब कहलाता है, यह बात बिल्कुल गलत है। जबकि आइसोबार वायु दाब से, आइसो हाइट ऊंचाई से संबंधित है, आइसोबार जो है दोस्तों गाढ़ाई से संबंधित है, लेकिन आइसो हाइलाइन जो है दोस्तों वह बर्फ वर्षा से संबंधित है, यह बात बिल्कुल गलत है। तो यह किससे संबंधित है दोस्तों, तो आइसो हेलाइन जो है दोस्तों समुद्र में समान लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को प्रदर्शित करता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, तो वह है दोस्तों पिक्नोक्लाइन। पिक्नोक्लाइन जो है दोस्तों जल निकाय है जो घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक वायुयान नहीं है, तो याद रखना है दोस्तों सारथ जो है दोस्तों BMP-2 वह एक वायुयान नहीं है, जबकि जगुआर, डोर्नियर और मिग 25M जो है दोस्तों एक वायुयान है। नेक्स्ट है मैं आकाश का नागरिक हूँ, उक्त कथन का श्रेय दिया जाता है, तो कल्पना चावला को जो है दोस्तों मैं आकाश का नागरिक हूँ उक्त कथन का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया था, तो याद रखना है दोस्तों नांगल में जो है दोस्तों प्रथम भारी संयंत्र स्थापित किया गया था, और यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है, तो याद रखना है दोस्तों ऑक्सीजन जो है दोस्तों प्रकृति में जो है दोस्तों अनुचुंबकीय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाए जाते हैं, यानी द्रव अवस्था में रहते हैं दोस्तों, तो फ्रेंसियम जो है दोस्तों कमरे के तापमान पर जो है दोस्तों द्रव के रूप में पाया जाता है, और यह महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, तो याद रखना है दोस्तों एल्युमिनियम जो है वह चुंबक यानी मैग्नेट के द्वारा आकर्षित नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है, निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है, तो याद रखना तांबा जो है दोस्तों विद्युत अनुचुंबकीय अचुंबकीय है दोस्तों, विद्युत अचुंबकीय कौन सा है, तो तांबा है। नेक्स्ट है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो याद रखना है दोस्तों उत्तर की ओर जो है चुंबकीय सुई संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है, तो याद रखना है दोस्तों फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से जो है दोस्तों टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी होगा। नेक्स्ट है घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है, तो यह होता है दोस्तों वायु दाब विद्युत प्रभाव पर जो है दोस्तों घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य उस पर आधारित होता है, किस पर, तो दाब विद्युत प्रभाव पर। तो घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, तो याद रखना है दोस्तों घड़ी में जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्रयोग होता है वो होता है दोस्तों सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, और यह महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक के समतुल्य पुर्ज होता है, तो वह क्रिस्टलीय 2 लीटर होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्रिस्टलीय 2 लीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्रव क्रिस्टलों का सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग आंकिक प्रदर्शन में है। दूसरा है मोडेम एक ऐसी युक्ति है जो एक कंप्यूटर तथा एक फोन लाइन से जुड़ा होता है। तीसरा सामुद्रिक विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। फिर है चौथा वर्जिनिस 70 वीडियो कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की एक पद्धति है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो केवल 1 और 2 सही है। यानी द्रव क्रिस्टलों का सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग आंकिक प्रदर्शन में है, यह बात बिल्कुल सही है। मोडेम एक ऐसी युक्ति है जो एक कंप्यूटर तथा एक फोन लाइन से जुड़ा होता है, यह भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त
होते हैं। तो द्रव क्रिस्टल जो प्रयुक्त होते हैं सभी में प्रयुक्त होते हैं, यानी कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में और पॉकेट कैलकुलेटर, इन सब में जो है दोस्तों द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको याद रखना है दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अंटार्कटिक स्टडी जो सेंटर है दोस्तों वह बेंगलुरु में नहीं स्थित है, जबकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई में स्थित है। यह बात बिल्कुल सही है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस हैदराबाद में स्थित है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जो है दोस्तों गोवा में स्थित है। यानी समुद्र विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान जो है दोस्तों गोवा में स्थित है। तो बात रही दोस्तों कि अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना है दोस्तों अंटार्कटिक तथा महासागरीय अनुसंधान का राष्ट्रीय केंद्र वास्को डी गामा बेंगलुरु में नहीं बल्कि गोवा में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों स्पेस एप्लीकेशन जो सेंटर है वह अहमदाबाद में स्थित है। यह बात बिल्कुल सही है। जबकि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है दोस्तों श्रीहरिकोटा में स्थित नहीं है। RSRO उपग्रह केंद्र तुम्बा में स्थित नहीं है, और SHAR केंद्र जो है दोस्तों बेंगलुरु में स्थित नहीं है। तो याद रखेंगे विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है वह तिरुवनंतपुरम में स्थित है, जबकि इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में तथा SHAR केंद्र यानी श्रीहरिकोटा केंद्र यानी श्रीहरिकोटा में स्थित है दोस्तों। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्था, राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्था, केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्था। तो इसका आंसर ही देख लिया जाए क्या है। तो केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्था वाराणसी में स्थित है। केंद्रीय इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्था बेंगलुरु में स्थित है। केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस स्थित है। तो यह स्थित है दोस्तों बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी बेल इसरो के सहयोग से बनता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो GAAS शॉर्ट सेल बनता है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी बेल और इसरो के सहयोग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो साइंस सिटी है दोस्तों। तो साइंस सिटी कहाँ पर है? तो साइंस सिटी है दोस्तों यह है हैदराबाद में। फिर रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है हाईटेक सिटी, साइंस सिटी। आपसे पूछा गया कूट मिलान करना है, तो साइंस सिटी कहाँ पर है, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है, और केंद्रीय औषधि तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो संस्था है दोस्तों वह है लखनऊ में स्थित। तो डी का तो मिल गया कि डी का 1 होगा। फिर एक है रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है, तो यह है दोस्तों कहाँ पर रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, तो यह है हैदराबाद में होना चाहिए इसका आंसर। तो सबसे पहले तो हम डी का 1 देखते हैं। डी का 1 किस में? तो डी का 1 दोनों में दोस्तों ए का 4 दे रहा है, यानी हाईटेक जो सिटी है दोस्तों वो हाईटेक जो सिटी है वो हैदराबाद में है, और केंद्रीय जो अनुसंधान संस्था है वो लखनऊ में स्थित है। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र जो है थुम्बा में स्थित है, और साइंस सिटी कहाँ पर है दोस्तों? तो कोलकाता में स्थित है। तो राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान संस्था लखनऊ में, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा तिरुवनंतपुरम में है, साइंस सिटी जो है दोस्तों कोलकाता में स्थित है, हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती है प्रयोग करती है। तो किसका प्रयोग करती है दोस्तों? तो स्ट्रोंशियम परमाणु का प्रयोग करती है। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट है, एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है। तो यह टेलीफोन में सबसे श्रेष्ठ जो प्रयोग होता है दोस्तों उसमें कार्बन माइक्रोफोन होता है। तो एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयोग जो होता है दोस्तों टेलीफोन में होता है। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए थे। तो ग्रहों का गति का नियम दिया था दोस्तों केपलर ने दिया था। महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण यानी MRI निम्न परिघटना पर आधारित होता है। तो याद रखना है दोस्तों यह नाभिकीय चुंबकीय अनुवाद पर आधारित होता है। यह भी महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है।
एमआरआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, याद रखेंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट है चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है? तो एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है, तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, एमआरआई में ई का, इसका राइट आंसर दे रहा है ई, यानी इनमें से एक से अधिक का प्रयोग नहीं होता है। तो एक बार मैं इसको पढ़ दे रहा हूं दोस्तों। तो चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक चिकित्सीय प्रतिबिंबन की एक तकनीक है। एमआरआई द्वारा शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसे चुंबकीय अनुनाद टोमोग्राफी भी कहते हैं। एक्सरे किरण, गामा किरण दोनों ही उच्च आवृत्ति के आयनकारी विकिरण यानी आयोनाइजिंग रेडिएशन है, जिसका अर्थ है कि इन दोनों में ही किसी परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने हेतु पर्याप्त ऊर्जा होती है। अल्ट्रासाउंड एवं एमआरआई इन दोनों ही तकनीकों में किसी आयनकारी विकिरण का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरण और गामा किरण, यानी एक्स किरण और गामा किरण, बी और डी, इसलिए इसमें आंसर ई दिया हुआ है। नेक्स्ट है माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह है दोस्तों मैग्नेट्रॉन ट्यूब। नेक्स्ट है सोलैक्सो होता है, तो सोलैक्सो होता है दोस्तों, क्या होता है? तो सौर रिक्शा को हम लोग दोस्तों सोलैक्सो कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सौर रिक्शा। नेक्स्ट है साइटोट्रॉन ऐसा यंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है। तो जिससे जो उत्पन्न किया जाता है दोस्तों क्या? तो कृत्रिम जो मौसम है दोस्तों वह साइटोट्रॉन यंत्र से उत्पन्न किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कृत्रिम मौसम। नेक्स्ट है एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? तो रुड़की में, आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया था दोस्तों एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज। नेक्स्ट है भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई? तो याद रखना है दोस्तों 1/4/1957 से जो है दोस्तों भारत में मीट्रिक प्रणाली स्थापित की गई थी, यानी दशमलव प्रणाली। तो ये डेट याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है टैकियान से तात्पर्य है। तो टैकियान क्या है दोस्तों? तो प्रकाश गति से तीव्र गति वाला कण जो कहलाता है दोस्तों वह टैकियान कहलाता है। तो याद रखना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण को टैकियान कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो देख लेते हैं। तो जॉन सी जो मेथड है दोस्तों वह नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में ऑब्जर्वेशन कॉस्मोलॉजी लेबोरेटरी में वरिष्ठ खगोलविद हैं और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के वरिष्ठ परियोजना वैज्ञानिक हैं। इन्हें वर्ष 2006 में जॉन स्मर्ट के साथ संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर है माइकल ग्रिफिन 13 अप्रैल 2005 से इतना तक यानी 2009 तक नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा के 11वें प्रशासक थे। पॉड गार्डनर एलन मस्क माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक थे। वर्ष 1975 में बिल गेट्स के साथ जुड़े। पियर्स जे सेलर जो हैं दोस्तों नासा ने इन्हें वर्ष 1996 में अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना। इन्हें अंतरिक्ष में कुल 34 दिन 23 घंटे 3 मिनट और 56 सेकंड व्यतीत करने का अनुभव था, जिसमें अंतरिक्ष पद यात्राएं भी सम्मिलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राजा रमन्ना के बारे में निम्न पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर देखते हैं दोस्तों। तो 1, 2, 3, 4 सभी के सभी सही हैं दोस्तों, यानी आणविक उपकरण के परीक्षण करने वाले वैज्ञानिकों की टीम का वह निर्देशक अधिकारी था, यह बात बिल्कुल सही है। 1975 में उन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया गया था, यह भी बात सही है। 1990 में उन्हें रक्षा का संघीय राज्य मंत्री बनाया गया था, यह भी बात बिल्कुल सही है। और उन्होंने द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूजिक इन रागा एंड वेस्टर्न सिस्टम नाम की पुस्तक का लेखन भी किया था, यह भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो है दोस्तों खदानों के वेधन यानी छेदने में किया जाता है। नेक्स्ट है यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उसे कहते हैं दोस्तों टेलीफैक्स। नेक्स्ट है लेजर बीम का उपयोग होता है। तो लेजर बीम का जो प्रयोग होता है दोस्तों एक से अधिक सब जगह होता है। कैंसर में, हृदय के, गुर्दे के, आँख की चिकित्सा में भी इसका प्रयोग होता है, इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची
2 से मिलान करना है दोस्तों। तो कोबाल्ट 16 का जो प्रयोग है कैंसर के उपचार में होता है। शुष्क बर्फ जो होता है दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जीन थेरेपी जो होता है दोस्तों पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमन है। और क्रायोजेनिक्स होता है दोस्तों रक्त रोगों का उपचार, क्रायोनिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शुष्क बर्फ यानी ए का 3 हो जाएगा। तो ए का 3 किस में है? तो एक ही में है। तो ए का 3, बी का 4 यानी जीन थेरेपी जो हो जाएगा दोस्तों किससे, सॉरी जीन थेरेपी जो हो जाएगा दोस्तों वो रक्त रोगों का उपचार से संबंधित है। क्रायोनिक्स जो है दोस्तों वह किससे संबंधित है? तो पुनर्जीवित करने हेतु पिंडों का जमन। और कोबाल्ट 16 कैंसर के उपचार के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 4 2 1। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों एडोब जो है दोस्तों हार्डवेयर से संबंधित है, यह बात बिल्कुल गलत है। जबकि एडोब किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह सॉफ्टवेयर से संबंधित है। आपने पढ़ा होगा एडोब रीडर ये सब के बारे में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखना है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से अधिक वायु प्रदूषण होता है, यह बात बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है ऑटो हन ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की। तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर ऑटो हन ने जो है दोस्तों अणुबम की खोज की थी। नेक्स्ट है एटम बम के सिद्धांत पर आधारित है। तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों एटम बम। जबकि हाइड्रोजन बम जो है दोस्तों नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो याद रखना है प्लूटोनियम उसमें प्रयुक्त किया गया था दोस्तों। और उसका नाम क्या था? तो लिटिल बॉय और फैटमैन। जो 9 अगस्त को गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन। और जो 6 अगस्त को गिराया गया था दोस्तों उसका नाम था लिटिल बॉय। नेक्स्ट है अभी हाल ही में प्रवर्तित आईफोन 4S की अनन्य विशेषताएं क्या है? नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें 300 घंटे का स्टैंड बाई समय है। इसमें 3G में 8 घंटे का टॉक टाइम है। इसमें वाणी पहचानने वाला तथा बात करने वाला सहायक है। इसमें 640 MB का रैम है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2 और 3 सही है। इसमें 3G में 8 घंटे का टॉक टाइम है। इसमें वाणी पहचानने वाला कौन सा? इसमें वाणी पहचानने वाला तथा बात करने वाला सहायक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी। नेक्स्ट है ये बहुत लंबा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मैं छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट है किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रवृत्त किया? तो उसका नाम है दोस्तों अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3D मुद्रण का निम्नलिखित में से किस में प्रयोग होता है? तो मिष्ठान की चीजें बनाने में, जैव इलेक्ट्रॉनिक कण के निर्माण में, ऑटोमोटिव उद्योग में, पुनर्निर्माणकारी शैल कण में, दत्त यानी डेटा संसाधन प्रौद्योगिकी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 1 2 3 4 यानी सभी में प्रयोग होता है दोस्तों। यानी मिष्ठान की चीजें बनाने में, जैव इलेक्ट्रॉनिकी कण के निर्माण में, ऑटोमोटिव उद्योग में, पुनर्निर्माणकारी शैल कण में और डेटा संसाधन प्रौद्योगिकी में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 2 3 4 5 यानी सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिधीय प्रौद्योगिकी यानी वियरेबल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में परिधीय उपकरण द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य निष्पन्न किया जा सकता है? तो किसी व्यक्ति का अवस्थान निर्धारण करके यानी लोकेशन निर्धारण करके, किसी व्यक्ति का निद्रा मॉनिटरिंग करके और श्रवण दोषयुक्त व्यक्ति की सहायता करके। तो ये तीनों के तीनों राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया समूह तथा वेस्टर्न व्यवस्था के नाम से ज्ञात बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था में भारत के सदस्य बनाने जाने का समर्थन देने का निर्णय लिया है। इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच क्या अंतर है? तो ऑस्ट्रेलिया समूह एक अनौपचारिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य निर्यातक देशों द्वारा रासायनिक तथा जैविक हथियारों के प्रगुणन में सहायक होने के जोखिम को न्यूनीकृत करना है। जबकि वेस्टर्न व्यवस्था OECD के अंतर्गत गठित औपचारिक समूह है जिसका समान लक्ष्य है। दूसरा है कि ऑस्ट्रेलिया समूह के सहभागी मुख्यतः एशियाई, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के देश है। जबकि वेस्टर्न व्यवस्था के सहभागी मुख्यतः यूरोपीय संघ तथा अमेरिकी महाद्वीप के देश है। तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों कोई भी सही नहीं है। इसके बारे में पढ़ेंगे आप लोग डिटेल से। नेक्स्ट है निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़काव, सक्रिय ज्वालामुखी के मुखों का निरीक्षण करना, DNA विश्लेषण के लिए उत्प्रेक्षित करती हुई वेल के श्वास के नमूने एकत्र करना।
नेक्स्ट दिया गया दोस्तों, तकनीक के वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तीनों का तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो उष्मा से वैद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करेगा दोस्तों? तो शॉर्ट सेल करेगा, तो ए का तो 4 हो गया। फिर वैद्युत से जो है दोस्तों ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर करेगा। द्रव्यमान से जो उष्मा है दोस्तों वह कैसे होगा? तो द्रव्यमान से जो उष्मा है दोस्तों वह नाभिकीय रिएक्टर से होगा। और रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश, तो रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश कैसे हो जाएगा दोस्तों? तो ईंधन के दहन से। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का जो है हो जाएगा दोस्तों 3, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा दोस्तों 5, यानी 4 3 2 5। तो 4 3 2 5 एक ही ऑप्शन में, और वो ऑप्शन है दोस्तों बी। नेक्स्ट है, साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है, क्यों होता है दोस्तों? तो पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, इसलिए उसमें बॉल बेयरिंग का हम लोग प्रयोग करते हैं। और ये महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। और आज के डिस्कशन का हमारा, और ये पूरे फिजिक्स के डिस्कशन का जो हमने सीरीज घटना चक्र की स्टार्ट की थी दोस्तों, उसका यह लास्ट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो उसका नाम है दोस्तों रेडिएटर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज के डिस्कशन में हम लोगों ने दोस्तों फिजिक्स की जो सीरीज मैंने घटना चक्र की स्टार्ट की थी चैप्टर बाय चैप्टर, उसको आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो सभी के सभी जो वीडियो हैं दोस्तों यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मैंने पोस्ट कर दिया है। तो अभी तक जिन लोगों ने उन सारे वीडियो को जाकर नहीं देखा तो कृपया कर जाकर देख लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों रसायन विज्ञान की सीरीज को जो है उनके चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।